चलिए अब लिखना बंद करो, थोड़ा सा पहले समझते हैं कि केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है। इस टॉपिक के अंदर जो आपका सबसे पहला टॉपिक दे रखा है, तो आपके पहला टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब ये क्या होते हैं समझना इधर। टाइप ऑफ प्रोसेस या टाइप ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन या प्रक्रम दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन या प्रक्रम होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल और केमिकल, तो मतलब कोई भी पदार्थ अगर क्रिया कर रहा है या उसमें कोई भी प्रकार का चेंज हो रहा है, तो वो चेंज दो तरीके से हो सकते हैं, भौतिक तरीके से और रासायनिक तरीके से, फिजिकली और केमिकली। यानी अपन कह सकते हैं परिवर्तन या प्रक्रम दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब इस लाइन का मतलब क्या है, मुद्दा क्या है कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो इधर देखो बोर्ड पे, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। चलो होता क्या है समझते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो जो परिवर्तन है वो वाले गुण उसमें बदलेंगे। नाम है जैसे भौतिक परिवर्तन, तो कौन से गुण बदलने हैं, भौतिक गुण बदलने हैं। तो आपको इसकी पहले डेफिनेशन जो ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, कौन से गुणों में परिवर्तन होगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उधर क्या लिखोगे बताओ, कौन से गुण बदलेंगे, रासायनिक गुण बदलेंगे। तो इधर होगा रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब मुद्दा ये है कि रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुण होते हैं बहुत सारे, 11 12 में पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हैं रासायनिक गुणों के बारे में, तो अब इतनी डिटेल आपको पता होगी नहीं। तो हम लोग सर इससे आसानी से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, इससे क्वेश्चन सोल्व वो कर पाएंगे जिन्होंने 11 12 में केमिस्ट्री पढ़ी, अब हमने तो पढ़ी नहीं। तो इसका अल्टरनेट क्या बताएं, तो इसका अल्टरनेट एक सबसे बेस्ट तरीका जो आपको ध्यान रखना है वो ये, चेंज इन केमिकल्स। अगर कहीं चेंज इन केमिकल हो रहा है तो भी आप क्या बोलोगे, कौन से गुण बदल रहे हैं, रासायनिक गुण बदल रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो आप दोनों बातें बोल सकते हो। रासायनिक परिवर्तन को चेक करने का तरीका क्या, या तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो। अब रासायनिक गुण हमें पता है नहीं, तो हमारे लिए बेस्ट तरीका क्या है, चेंज इन केमिकल्स। अगर कहीं केमिकल में चेंज हो रहा है तो आप बोलोगे कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर कौन से गुण बदलेंगे, भौतिक गुण बदलेंगे। अब भौतिक गुण होते क्या है, पहले ये तो पता पड़ेगा कि भौतिक गुण होते कौन से हैं। भौतिक गुण होंगे, हमें पता है कि ये भौतिक गुण है, तभी तो हमें पता पड़ेगा कि भौतिक गुण बदल रहे हैं। तो भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो देखो भौतिक गुण जैसे, भौतिक गुण जैसे जिनको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं हम, जैसे भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था बता सकते हो क्या आप देख करके, बोलो, बता सकते हो ना कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, देख के बता सकते हो। ठीक है, तो भौतिक अवस्था भौतिक गुण है। इसके अलावा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, विड्थ, हाइट, द्रव्यमान, मास, घनत्व, डेंसिटी, ठीक है, क्षेत्रफल, एरिया, वॉल्यूम, आयतन, ये सब कौन से गुण है, सब भौतिक गुण है। ताप, दाब, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, ये सब भौतिक गुण है आदि। इनमें से किसी में भी अगर आपको परिवर्तन होता दिखाई दे तो आप बोलोगे कौन से गुण बदल रहे हैं, भौतिक गुण बदल रहे हैं। ठीक है। अब इनको तो अपन आराम से देख के बता सकते हैं, तो देखना कैसे सोल्व करेंगे। तो दो चीजें हैं, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ढंग से देखना इसको। मैंने आपके पास लिखा है बर्फ। बर्फ का फॉर्मूला होता है H2O, क्योंकि बर्फ किससे बनती है, पानी से। पानी का फॉर्मूला भी H2O है, बर्फ का फॉर्मूला, आइस का फॉर्मूला भी H2O है। बर्फ की अवस्था बता सकते हो क्या, कौन सी है, सॉलिड है। अच्छा मुझे बताओ, बर्फ को गर्म करेंगे तो जल बनेगा क्या, जल का फॉर्मूला H2O, ये अवस्था कैसी है, लिक्विड है। ठीक है, जल को और गर्म किया, वाष्प बनेगी, फॉर्मूला क्या है H2O, अवस्था कैसी है, गैस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि क्या वाष्प से वापस जल बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है क्या, क्या करके, वाष्प को वापस ठंडा करो, वो किसमें बदल जाएगी, जल में बदल जाएगी। तो वाष्प को ठंडा करोगे तो वो बदल जाएगी जल में। अच्छा, जल को ठंडा करके हम लोग बर्फ में बदल सकते हैं क्या, तो इसको भी अगर ठंडा करोगे तो ये किसमें बदल जाएगी, बर्फ में बदल जाएगी। ठीक है। अब वहां पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन बोलता है बर्फ का जल में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, सुनना ढंग से, बर्फ का जल में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है। ऑप्शन देगा भौतिक, दूसरा रासायनिक, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, इस तरह से। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से, जो ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, आपको भी पूछने की संभावना है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में से कौन सा परिवर्तन है, तो दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि सबसे पहले चेक करना है आपको रासायनिक को, किसको चेक करना है, रासायनिक को, कि रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है। और दूसरा, रासायनिक को कैसे चेक करोगे, ये बता दिया कॉन्सेप्ट आपको, कैसे चेक करना है, चेंज इन केमिकल्स, कि अगर रासायनिकों में, रसायनों में परिवर्तन हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अब इधर देखिए बोर्ड पे, मुझे बताओ बर्फ जल में बदल रहा है तो इसमें कोई केमिकल में चेंज हो रहा है क्या, यहाँ केमिकल क्या है H2, यहाँ भी क्या है, आगे भी क्या है, क्या केमिकल बदला, नहीं, केमिकल तो वही है। तो केमिकल में जब कोई चेंज नहीं हुआ मतलब कौन सा परिवर्तन नहीं है, रासायनिक तो नहीं है, तो कौन सा हुआ,
भौतिक है। तो आंसर तो मिल गया भौतिक है, पर भौतिक को भी चेक करेंगे हम कि भौतिक क्यों है। तो भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन कैसे मालूम पड़ेगा? क्या बदलना चाहिए? इनमें से कुछ भी बदलना चाहिए। इनमें से कोई भी गुण बदलेगा तो वो भौतिक परिवर्तन है। तो बताओ इनमें से कौन सा गुण बदल रहा है? अवस्था बदल रही है क्या? बोलो। तो ये सॉलिड है, सॉलिड से बदल गया लिक्विड में, यानी अवस्था बदली, भौतिक अवस्था बदली, मतलब ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक एक चीज को देखो ढंग से समझना। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लोग तो अपन पहले से दिमाग में ये बैठ के आते हैं, जैसे हम तो आर्ट्स वाले, हमको साइंस कम समझ आएगी, साइंस वाले ये सोच के आते हैं हम साइंस वाले, हमको देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी कम समझ आएगी। ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए बराबर है। साइंस वालों को भी आर्ट्स के टॉपिक पढ़ने, आर्ट्स वालों को साइंस वालों के टॉपिक पढ़ने, तो बराबर है मामला। ऐसा मत समझना कि भाई आर्ट्स वाले माइनस में हैं, पीछे हैं, साइंस वाले प्लस में, या साइंस वाले माइनस में, आर्ट्स वाले प्लस में, सबके लिए बराबर है। क्योंकि जहां आप लोगों को आर्ट्स वालों को साइंस पढ़ने में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वही मेहनत साइंस वालों को आर्ट्स के टॉपिक पढ़ने में करनी पड़ेगी, है नहीं? साइंस वालों को कौन से बाबर हुमायूं याद है? अभी नहीं याद ना, कोई दिक्कत नहीं, पर आर्ट्स वालों को ये चीज याद होगी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं। यही बात आर्ट्स वालों को ये याद नहीं है कि जल का फॉर्मूला सर H2 ही था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 था क्या? देखो मेहनत दोनों को बराबर करनी है। और बिल्कुल, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई बर्फ का जल में परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक है, तो कैसा है? भौतिक है। वो कैसे मालूम पड़ा? कि इसको देखने के दो तरीके, पहले आप देख लो रासायनिक परिवर्तन है या नहीं है, और दूसरा रासायनिक को कैसे देख लो कि रसायनों में परिवर्तन हुआ है या नहीं। अब रसायनों में परिवर्तन नहीं हुआ, इधर भी केमिकल H2 है, इधर भी केमिकल H2 है, तो रासायनिक परिवर्तन तो नहीं है, आंसर मिल गया भौतिक है। अब भौतिक कैसे, इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो अपन देख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन हो गए तो इनमें से कोई ना कोई गुण बदलेगा, और 90% आंसर आपके इससे मिल जाएगा कि क्या बदल रही होगी? अवस्था बदल रही होगी। तो जहां भी अवस्था बदल रही है वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। लंबाई, चौड़ाई, आकृति, आकार, आकृति आकार नहीं लिखा ना, आकृति और आकार, अगर ये भी कुछ बदल जाए तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? बोलो। भौतिक परिवर्तन है। चलो, तो मुझे जवाब देना कि जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक या रासायनिक? भौतिक ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी केमिकल तो वही है, केमिकल तो नहीं बदल रहा, रासायनिक परिवर्तन तो नहीं है, बट क्या बदल रही है? अवस्था बदल रही है, मतलब ये भी भौतिक है। उल्टा पूछे वाष्प का जल में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? ये भी भौतिक है, क्योंकि केमिकल वही है। और उल्टा पूछे जल का बर्फ में बदलना कैसा परिवर्तन है? ये भी भौतिक है। यानी कि सारे परिवर्तन कैसे हैं? भौतिक, क्योंकि इनमें भौतिक गुण बदल रहे हैं। कौन सा भौतिक गुण बदल रहा है? अवस्था बदल रही है। रासायनिक कोई भी चेंज नहीं हो रहा, कोई रसायनों में चेंज नहीं आया, रसायन तो वो का वही है, H2O ही है। ठीक है, तो मुझे इसको देख करके बताओ इसका दूसरा तरीका है। देखो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। पहला ऑप्शन बर्फ का जल में बदलना, दूसरा जल का वाष्प में बदलना, तीसरा वाष्प का पुनः जल में बदलना, चौथा उपरोक्त सभी। सभी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो ये सभी भौतिक परिवर्तन है। तो आपको इनको और कैसे पूछता है? आपको पूछता है इनके नाम देकर के। नाम कैसे देगा कि सर बर्फ अगर जल में बदलता है, बर्फ अगर जल में बदलता है तो इसको क्या गलन कह सकते हैं? क्या मेल्टिंग? क्या कह सकते हैं? मेल्टिंग, गलन कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा जल अगर वाष्प में बदलेगा तो इसको क्या कह सकते हैं? इसको वेपराइजेशन, वाष्पन कह सकते हैं। ठीक, ऐसे मुझे बताओ वाष्प अगर जल में बदलती है तो इसको क्या कहते हैं? साइंस वालों ने पढ़ा होगा, बताओ। इसके लिए एक वर्ड आता है संघनन, सुना है? कंडेंसेशन, संघनन। अच्छा जल अगर बर्फ में बदले तो इंग्लिश में इसको क्या फ्रीजिंग कह सकते हैं? क्या बोलो? फ्रीजिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? हिमीकरण कहते हैं, बर्फ का जमना। तो ये बर्फ का जमना ही है क्या? अच्छा ये भी पढ़ा होगा वह ताप जिस पर ये प्रक्रिया होती है, वो ताप क्या कहलाता है? हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, कहलाता है ना। तो बताओ 0 डिग्री है क्या? 0 डिग्री पे क्या जम जाती है? बर्फ नहीं जमती, पानी जमता है। बर्फ का मतलब तो जमा हुआ ही होता है। 0 डिग्री पे पानी जमती है, बर्फ थोड़ी जमती है। बर्फ का तो मतलब ही जमा हुआ ही है। अपन बहुत गलत वर्ड यूज करते हैं, बर्फ नहीं जमती। क्या जम रहा है? पानी। पानी 0 डिग्री पर बदल जाता है किसमें? बर्फ में। तो बर्फ का फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक होता है कितना डिग्री? 0 डिग्री। ऐसे ही बर्फ जल में बदल रही है, जल वाष्प में बदल रहा है, ये सारी परिवर्तन कौन से? भौतिक परिवर्तन है। अब इसको ऐसे भी पूछता है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? गलन, वाष्पन, संघनन, उपरोक्त सभी। बताओ सभी परिवर्तन कैसे? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए और समझो भौतिक परिवर्तन के बारे में। और आपको क्या बात ध्यान रखनी है? मुझे एक बात का जवाब दो। भौतिक परिवर्तन में ये एरो देखो, मैंने आधा एरो इधर लगा रखा, आधा एरो इधर लगा रखा है। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बर्फ से जल भी बन सकता है और जल से वापस बर्फ भी बन सकती है। तो ऐसी विक्रिया जो अग्र दिशा में भी चल रही है और पश्चिम में भी, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, ऐसी विक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी विक्रिया कहलाती है रिवर्सिबल। हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय। तो सामान्यतः ये परिवर्तन कैसे होते हैं? बोलो, ये परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय को इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्स मतलब वापस उस दिशा में चल सके। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं? उत्क्रमणीय, जो किस दिशा में चलेंगे? अग्र या पश्चिम? अग्र में, फॉरवर्ड में भी चलेंगे और बैकवर्ड यानी पश्चिम में भी चलेंगे। क्लियर? ठीक है, दूसरी बात देखो। अच्छा कोई परिवर्तन उत्क्रमणीय है तो उसको आप खुले पात्रों में कराओगे सामान्यतः या बंद पात्रों में? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप जल को खुले में गर्म कर रहे हो तो क्या बनेगी? वाष्प, पात्र खुला है तो वाष्प बाहर भग जाएगी, वापस रिवर्स कर पाओगे क्या? नहीं। पात्र कैसा होना चाहिए? बंद। तो सामान्यतः कौन से पात्रों में होंगे ये परिवर्तन होते हैं? सामान्यतः बोलो, सामान्यतः बंद पात्रों में होते हैं। बंद पात्रों में होते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरी बात, ये परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होंगे या अस्थायी? टेम्परेरी है या परमानेंट है?
कैसे? अस्थाई है। कैसे पता पड़ा? आपस में बदल रहे हैं भाई, और आपस में बदल रहे हैं तो मतलब स्थाई नहीं है, अस्थाई है। अगर स्थाई होते तो ये आपस में नहीं बदलते। जैसे दूध का दही में परिवर्तन, ये स्थाई है अस्थाई? स्थाई है, दूध से दही बन गया तो बन गया, दही से वापस दूध तो नहीं बना सकते। बात समझ में आ गई? तो ये परिवर्तन कैसे होते हैं? ये अस्थाई परिवर्तन होते हैं। ठीक है। चौथा, अब मुझे बताओ, क्या इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है? क्या नया पदार्थ या नए केमिकल का निर्माण होता है? नहीं होता। केमिकल तो देखो वही चल रहा है ना? और जब नया केमिकल नहीं बन रहा तभी तो हम लोग कह रहे हैं भौतिक है। अगर नया केमिकल बन जाता तो केमिकल में ही चेंज हो जाता, और केमिकल में चेंज हो जाता तो उसी को तो अपन क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। चेंज इन केमिकल का मतलब क्या है? रसायनों में परिवर्तन। अगर रसायनों में परिवर्तन हो जाएगा तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? वो रासायनिक हो जाएगा। कहानी समझ में आई क्या? तो भौतिक परिवर्तन में रसायनों में परिवर्तन नहीं होता, और रसायनों में परिवर्तन नहीं होता तो फिर इसमें नए पदार्थ का निर्माण भी नहीं होता। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक। अब इन सबका उल्टा अपन उधर लिख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में ऐसा होता है तो रासायनिक में कैसा होता होगा? ये उत्क्रमणीय है तो वो अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय होंगे क्या? होंगे भाई। दूध दही में बदल गया तो उत्क्रमणीय परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय? बोलो। अनुत्क्रमणीय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल है। ठीक है। चलो, ये किसमें हो रहे हैं? सामान्यतः बंद पात्रों में, तो ये सामान्यतः खुले पात्रों में होंगे। ये अस्थायी परिवर्तन तो ये स्थायी है, दूध से दही बन गया तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। इतनी बात समझ में आई? बोलो। इसको अपन अंतर से भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे अंतर से? देखो, जैसे उदाहरण लिख दिया मैंने, दूध का दही में परिवर्तन। अब आपको ये बताइए, कच्चा दूध आपको हल्का सा मीठा सा लगता है, होता है ना? दूध मीठा है तो मीठी कौन होती है स्वाद में? शर्करा। शर्करा होती है ना? तो दूध में कोई ना कोई शर्करा है, कोई ना कोई क्या है? शुगर है। तो दूध में कौन सी शुगर होती है पता है क्या? दूध में होती है लैक्टोज शुगर। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखना, आपको एक ट्रिक बताता हूँ। साइंस में कभी भी आ जाए LACT, लेक्ट। लेक्ट का मतलब साइंस में आपको क्या करना है? दूध या दही। ठीक है। साइंस में कभी भी आ जाए लेक्ट तो उसको 4 ऑप्शन में किससे मैच करोगे? दूध या दही से। जैसे अगर आपसे पूछे बताओ दूध का अध्ययन कौन सा लॉजी? हाइड्रोलॉजी, एनिमोलॉजी, लेप्टोलॉजी, क्या होगा? लेप्टोलॉजी। लेक्ट का मतलब क्या होता है? दूध दही। ठीक है। आपको अगर कोई पूछे कि भाई दूध का घनत्व, दूध की डेंसिटी कौन से मीटर से नापते हैं, तो बताओ कौन सा मीटर हो सकता है? लेक्टोमीटर हो सकता है। ठीक है। अच्छा, आपसे अगर ये पूछे कि भाई कच्चा दूध जो होता है वो हमको हल्का सा मीठा लगता है, क्योंकि कच्चे दूध में कौन सी शर्करा, कौन सी शुगर है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लेक्टोज। तो आप क्या बोलोगे? लेक्टोज शर्करा है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि दूध दही में बदलता है तो दही तो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो दही में कौन सा एसिड है, कौन सा अम्ल है? सिट्रिकम, लेक्ट्रिकम, टाइट्रिकम, मेलिकम, कौन सा है? लेक्टिकम। तो आपने कुछ रटा क्या इसमें? आपको तो केवल ये ध्यान रखना है ट्रिक कि लेफ्ट वर्ड आ जाए तो दूध या दही से 4 ऑप्शन में से मैच करना है। इसलिए आपने कभी पढ़ा होगा दूध को दही में बदलने वाला एक जीवाणु भी होता है, क्या नाम होगा? लेप्टोबैसिलस। तो 4 ऑप्शन में जहां भी लेफ्ट मिलेगा ना उसको दूध दही से जोड़ देना, तो आपको उसका आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक। तो इसको मैं आपको लिखवा देता हूं बोल करके, टेंशन मत लो। आपको तो बस अभी कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा पहले इसके बारे में लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले आप लोग इधर देखो बोर्ड पे, सबसे पहले लिखोगे टाइप ऑफ प्रोसेस या चेंज, प्रक्रम या परिवर्तन। कितने प्रकार के? भौतिक और रासायनिक। इसको 2 में डिवाइड कर लो। इसको 2 में डिवाइड कर लो कि परिवर्तन 2 प्रकार के हैं, भौतिक और रासायनिक। चेंज करें। अब 2 में डिवाइड करके आप ऐसे लिखो कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये सारा लिख लो ऐसे कैसे। इंग्लिश मीडियम भी है क्या इसमें? है? लिख लोगे वर्ड्स? मैं बोल देता हूँ वापस। भौतिक गुणों में परिवर्तन का मतलब क्या है? चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुणों में परिवर्तन का मतलब है चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर लिखा है नीचे फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे जैसे फिजिकल स्टेट, लेंथ, विड्थ, हाइट। द्रव्यमान घनत्व को बोलते हैं मास एंड डेंसिटी। क्षेत्रफल आयतन को बोलते हैं एरिया, वॉल्यूम। ताप दाब को टेम्परेचर, प्रेशर, पृष्ठीय क्षेत्रफल को सरफेस एरिया। फिर भी कोई वर्ड अगर रह जाए पूछ लेना। इसको आयतन, वॉल्यूम, बाकी लिख लिए। घनत्व मतलब डेंसिटी। ताप दाब को बोलेंगे टेम्परेचर, प्रेशर। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। आदि को क्या बोले? आदि, एटसेट्रा। ठीक है। आकृति आकार को बोलेंगे शेप एंड साइज। लिख लो इसको आराम से, एक बात को सुन के लिखो, समझ। जल बर्फ तो बताइए आपको, संघनन फ्रीजिंग की टर्मोलॉजी लिखी थी। गलन को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। ठीक है। और वाष्पन को क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। बस, बाकी तो सब लिखी हुई है। फिर भी कोई डाउट हो तो कुछ कर ले कॉपी। बोलो। पहले ये बताओ जितना यहां तक लिखा है ये समझ आ गया? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो।
इसमें सामान्यतः अनुपात का है। अच्छा, बंद पात्रों में होते हैं ये कैसे देखना है? इधर देखो, जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले ले, जल वाली ले लिया आपने, जल को आप गर्म कर रहे हो खुले पात्रों में, जल से क्या बनेगी? वाष्प। अब पात्र खुला है तो वाष्प तो निकल के भग जाएगी ना बाहर, वापस उसको रिवर्स कैसे कर पाओगे? वाष्प को इकट्ठा भी तो करना पड़ेगा, खुला पात्र तो भग गया बाहर। अब पात्र बंद है, ढक्कन लगा हुआ है, तो वो वाष्प वापस उस ढक्कन से टकराएगी और वापस कैसे बदल जाएगी? जल में खाना बनाते समय ढक्कन को हटा के देखना, ढक्कन पे पानी की बूंदे आती है, कहाँ से? वाष्प बनी, उस ढक्कन से टकराई, तो वाष्प जो थी ढक्कन से टकरा के वापस कैसे बदल गई? जल में। तो पात्र बंद है तभी तो वापस जल में बदली, पात्र खुला हुआ होता तो वाष्प तो उड़ जाती बाहर। रिवर्स कैसे करते हैं? हाँ, जल से बर्फ में, जल से बर्फ में भी फ्रिज आपने देखा होगा बंद होता है, खुले में नहीं जमेगी, एक टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है? आप फ्रीजर के अंदर या फ्रिज के अंदर चीजें रख दो, फ्रिज खुला छोड़ दो, ठंडा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, या होएगा भी तो भी बहुत कम होगा, उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो पात्र अगर बंद होंगे तो ये प्रोसेस अच्छे से होगी, इसलिए अपन ने बोला सामान्यतः ऐसा होता है, ठीक है? अब हमेशा वो जरूरी नहीं है, सामान्यतः होता है, वरना तो ये बात अपन फिर यहाँ भी लगा सकते हैं, जैसा दूध का दही में परिवर्तन खुले पात्र में बनेगा या बंद में, दोनों में हो सकता है, और सामान्यतः अगर ये खुले पात्र में है कोई परिवर्तन तो वो सामान्यतः कैसा होता है? रासायनिक होते हैं, हमेशा जरूरी नहीं हो, ठीक है? इसलिए सामान्यतः चीजें ये। चलिए अब इधर समझिए, दूध को दही में परिवर्तन कैसे है? तो आप एक काम करो, कॉपी दो एक बार, मेरी क्लास में पढ़ो तो ये ऊपर की जो खाली जगह होती है ना, इसको खाली रहने दिया करो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे कुछ ट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट्स आ गए, जैसे ये ट्रिक आ गई आपके पास एक LACT, लेक्ट जब भी आएगा तो इसको किससे जोड़ना है? दूध से या दही से। ऊपर खाली जगह में ये लिख लो, अभी पूरी जगह काम आएगा आपके, फिजिक्स में तो नहीं आएगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी सब जगह काम आएगा कि लेक्ट वर्ड जब भी आ जाए उसको आप किससे जोड़ देना? दूध या दही से। 4 ऑप्शन है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? जैसे आप इधर समझो, बताया था अभी मैंने, दूध का अध्ययन कौन सा लो जी? लेक्टोलॉजी। दूध को मापने वाला या दूध की डेंसिटी को मापने वाला मीटर? लेक्टोमीटर। दूध में कौन सी शर्करा? लैक्टोज शर्करा। दूध दही में बदलता है तो दही स्वाद में होते हैं खट्टे, तो दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल, ठीक है? दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस। तो ये सब कौन से परिवर्तन है? सब रासायनिक परिवर्तन होने वाले। तो लेक्ट बड़ा है तो सबको दूध से दही से जोड़ देना आप, ठीक है? तो दूध का दही में परिवर्तन होता है तो आपको पता है दूध में लैक्टोज शर्करा होती है और दही स्वाद में होता है खट्टा, तो दही में कौन सा अम्ल बन जाता है? कौन सा अम्ल? लैक्टिक। केमिकल में चेंज आ गया क्या? ये शर्करा है यानी शुगर है और ये एसिड है, अम्ल है, तो भैया शुगर जो है एसिड में अम्ल में बदल गई, केमिकल में चेंज आ गया, और केमिकल में चेंज आता है तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, सर ये क्या इरिवर्सिबल है, अनुक्रमणीय है? अरे है, दूध अगर दही में बदल जाएगा तो क्या दही को वापस दूध में बदल सकते हैं? एक ही दिशा में तो चल रहा है। उत्क्रमणीय का मतलब जो दोनों दिशाओं में चले, दोनों दिशाओं में चले, और अनुक्रमणीय मतलब एक ही दिशा में, ये तो एक ही दिशा में चल सकता है ना, दूध से दही बन सकता है केवल, तो अनुक्रमणीय भी है। स्थायी परिवर्तन है क्या ये स्थायी है क्या? बिल्कुल है, दूध से दही बनने के बाद बन जाता है, दही से वापस दूध थोड़ी बना सकते हो, स्थायी भी है। नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है क्या? नए पदार्थ का निर्माण भी हो रहा है, लैक्टिक अम्ल बन रहा है, तो ये कौन से परिवर्तन का उदाहरण? रासायनिक। इसके अलावा दूसरा, अंगूर से शराब का निर्माण। अंगूर से शराब, अब आपको पता है अंगूर तो कैसे होते हैं? मीठे। अंगूर में शर्करा है क्या? अरे है ना। और शराब में क्या होता है? एल्कोहल। तो नए पदार्थ का निर्माण हो गया ना, एल्कोहल। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक है। शर्करा से क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। अंगूर को सड़ा करके शराब बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा, गोबर गैस का बनना। गोबर गैस का बनना, ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्वेश्चन भी पूछते हैं गोबर गैस में मुख्य गैसें कौन कौन सी है? गोबर गैस होती है एक तो CH4 और दूसरा CO2। ये क्वेश्चन खूब बार आता है। CH4 का नाम है मीथेन और CO2 का नाम पता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुख्य गोबर गैस होती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास पहले कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जुड़ी थी, अब नई बनी है तो नया पदार्थ बना है, ठीक है? तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा अगर आपसे पूछा जाए पनीर या ब्रेड का निर्माण, पनीर या ब्रेड का निर्माण, ये भी कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा आपको, उपरोक्त चारों परिवर्तन में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? बताओ। चारों ही रासायनिक परिवर्तन है। तो वहां पे आपको इस तरह से भी पूछते हैं, उपरोक्त में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है, या निम्न में से दिया गया परिवर्तन भौतिक है रासायनिक है? क्लियर है? चारों एग्जांपल को रासायनिक, फिर और एग्जांपल देखते हैं, लिखा, ठीक है। तो ये चारों ही परिवर्तन कैसे परिवर्तन है? रासायनिक। अब देखिए और कैसे क्वेश्चन पूछता है आपको, इसी क्वेश्चन को बायो में पूछता है ना। तो आपको पता है क्या, गोबर गैस जो बनती है गोबर को सड़ा करके बनती है। पनीर और ब्रेड जब ये भी बनते हैं तभी सड़ने वाली स्मेल आती है। दूध का दही में परिवर्तन, दूध भी फटता है, सड़ता है, तब जाके दही बनता है। तो इस प्रोसेस का साइंस में एक नाम दिया जाता है, सुना है क्या? इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। सुना है नाम? बोलो। तो क्वेश्चन आता है बायो में, दूध का दही में परिवर्तन किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो आप बोलोगे किण्वन। केमिस्ट्री में मुझे कौन सा परिवर्तन है? भौतिक रासायनिक है? रासायनिक। तो ये चारों परिवर्तन किसके उदाहरण है? किण्वन, क्योंकि इसमें चीजें सड़ती है, एक तरह से चीजें सड़ करके नया प्रोडक्ट बनता है। हालांकि वो भी हमारे लिए फायदेकारक होता है, जैसे दूध, आपके सर दूध तो सड़ करके दही बदलता है तो हमारे लिए खराब है? खराब नहीं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए फायदेकारक भी होते हैं, दही में उपस्थित बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेकारक है, पर जो अदर बैक्टीरिया वो हमारे नुकसानदायक है, वो अलग अलग तरह के रोग भी करते हैं, ठीक है।
तो कहने का मुद्दा ये कि ये चारों उदाहरण किसके उदाहरण है? किण्वन के उदाहरण है। तो एक नोट डाल के लिखो नीचे, इसके उपरोक्त चारों उदाहरण किण्वन के उदाहरण है। ऑल एग्जांपल्स ऑफ फर्मेंटेशन, उपरोक्त चारों उदाहरण किण्वन के उदाहरण है, किण्वन के उदाहरण है फर्मेंटेशन। लिख दिया जी। अब ये हो गया सारा इसका बेसिक। अब आपको देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछते हैं, दो तीन तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि भौतिक परिवर्तन के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो ये सारी बातें सत्य है, ये रासायनिक के बारे में सत्य है। तो एक तो ये पूछ सकता है सत्य कथन कौन सा है। और दूसरा तरीका फिर क्वेश्चन पूछने का वो क्या पूछता है कि दिया गया परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक है। तीसरा क्वेश्चन कि निम्न में से भौतिक परिवर्तन के या रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं। ये तीन ही क्वेश्चन है। तो सबसे मेन चीज है इनमें क्या, उदाहरण की उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। तो अब मैं एग्जाम्पल बोलूंगा आपको और आप बताना कि कौन सा परिवर्तन है, ठीक है, ताकि आपको रटने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि समझोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, रटोगे तो करोड़ों एग्जाम्पल हैं ऐसे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ, आप बताना कौन कौन सा परिवर्तन हो सकता है। अगर मैं बोलूँ आपको कि भोजन का पाचन कैसा परिवर्तन है, भौतिक है या रासायनिक है? कैसा है? रासायनिक है, क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें बहुत सारे केमिकल मिलते हैं। पेट के अंदर आपने पढ़ा होगा HCl भी होता है, वो भी इसके अंदर मिलेगा। फिर जब ये बाहर निकलता है तो ये वेस्ट पदार्थ के रूप में निकलता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। तो भोजन का पाचन कौन सा होगा? रासायनिक। बाद में लिखना भी, केवल सुन लो, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। चलो अगर आप ये गेट बंद कर दो, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए श्वसन, रेस्पायरेशन, ये कैसा परिवर्तन है? लगाओ दिमाग, कैसा? रासायनिक है। कैसे पता पड़ा? रसायनों में चेंज हो रहा है क्या? लेते हैं हम ऑक्सीजन और निकालते हैं CO2, तो केमिकल में चेंज आ गया। तो ये कौन सा परिवर्तन है? ये भी रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन को चेक करने की ट्रिक क्या बता रही है? रासायनिक परिवर्तन को कैसे चेक कर रहे हैं? रसायनों में परिवर्तन, चेंज इन केमिकल अगर हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन है, नहीं हो रहा तो भौतिक है। पता है ना आपको, श्वसन के अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर मोटू लेते हैं और CO2 निकालते हैं, पता है क्या? चलो जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा छोटी मोटी बातें सुनो। आप लोगों को अगर पूछा जाए कि सबसे पहले तो बताओ, हम लोग जंतु हैं, पादप में आते हैं या हम अन्य में आते हैं? हम किस कैटेगरी में आते हैं? जंतु, पादप या अन्य? जंतु है हम, जानवर है। बताओ, आप बोलते सीरियस माहौल बना के बैठो, इसलिए इधर देखो बोर्ड पे। जंतु है, पादप है, अन्य है? कोई भी बताओ, जंतु है क्या है? एनिमल, प्लांट या अदर्स? अदर्स। और कोई बताओ, कोशिश करो, देखो क्या है, या तो गलत होगा या सही होगा। गलत होगा तो आप सीख जाओगे, गलत होगा तो सीख जाओगे, सही होगा तो दो तीन चीजें और नई सीखने को मिलेगी आपको भी और दूसरे को भी जिसके दिमाग में गलत बातें हैं। बताओ, जंतु में आते हैं। और कोई? पादप में आते हैं। पादप में कैसे? कैसे? सर मेरे पड़ोस में एक लड़की, उसका नाम चंपा है इसलिए? नहीं, गुलाबो है उसका नाम इसलिए। पादप में क्यों? क्या लॉजिक है? और ऐसा नहीं कि एक जने को, ऐसे कंफ्यूजन बहुत सारे जनों को। आपसे पूछने का कारण ये कि अपन 2 वे पढ़ेंगे ना तो पढ़ने में मजा आएगा। मैं लिखाता रहूंगा, आप लिखते रहोगे तो सो जाओगे पीछे 2-4 जने, उठा के ले जाना पड़ेगा, भैया खत्म हो गई क्लास, चलो। तो जगह रहो और आंसर दो, कोई गलती तो होगा ना, नहीं आता तभी तो सीखने आए हो। सब आ रहा होता तो यहाँ थोड़ी होते, नहीं होते ना। तो टीचर पूछा तो जवाब दो, उससे 2-3 चीजें होगी, जो आपके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट है वो भी सही हो जाएगा और आपके थ्रू 2 नई चीजें और दूसरे को भी सीखने को मिल जाएगी, क्योंकि हर जना देखो पूछता नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप में से क्लास में पढ़ने वाले बहुत सारे, कुछ फ्रेंक है जो पूछ लेते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, वापस बता दो। कुछ नहीं भी आता तभी बैठे रहे, चलने दे, अपनी क्या जा रहा है। और कुछ सोचते हैं कि घर जाके समझ लेंगे। अरे घर जाके कहीं समझ लोगे, तुम यही समझ नहीं आ रहा तुम्हें, घर क्या तीर मार लोगे? और घर ही समझ लेते, यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? तो आराम से मस्त होकर के, इजी गोइंग होकर के पढ़ो। ऐसे घबराओ मत कि नहीं हम एग्जाम की तैयारी करने आए तो बहुत टेंशन में हो, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा, मेहनत करोगे सब अच्छा होगा, पर आप पढ़ना सीखो, सबसे बड़ी बात हो। तो क्या हो सकता, क्या है हम? जंतु हैं। जंतु क्यों? कोई एक रीजन? पादप तो है नहीं, ये बात तो सही है। पादप क्यों नहीं है, इसका क्या रीजन है? ये कैसे मालूम पड़ रहा है? उसको नहीं पता कि हम पादप हैं, उसको बता के, मतलब हम पादप कैसे नहीं है? पादप में ऐसा क्या होता है कि हम पादप नहीं है? पेड़ पौधे वनस्पति होते हैं। अरे इससे मजा नहीं आएगा। हाँ वेरी गुड, ये है साइंटिफिक आंसर। सर पादप के बारे में हमने अपने बचपन में पढ़ा था कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट होते हैं हरे, सुना है क्या? और हरे होने का एक कारण है, उसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया जाता है, पढ़ा है क्या? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, पर्ण हरित। तो खुद बता रहा है कि पत्तियां कैसी है, हरी। तो प्लांट्स हरा किस वजह से होता है? हरित लवक या पर्ण हरित की वजह से होता है। हम हरे हैं क्या? लेकिन पीले, पीले भी नहीं है, न हरे हैं, न पीले, न लाल है। वो तो कपड़े पहन रखे अपने पीले पीले, हमारी स्किन का कलर हरा थोड़ी है, नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या नहीं है, हरे। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर हरित लवक या पर्ण हरित नहीं होते, इसलिए हम लोग पादप नहीं है। समझ में आया? सबसे पहली बात तो ये। अच्छा ये नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये है इससे तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इसके होने से होता क्या है?
भोजन, वेरी गुड। आपने पढ़ा होगा बचपन में प्लांट हरे होते हैं, तो जैसे इनके ऊपर क्या गिरता है, सूर्य का प्रकाश, ये एक प्रक्रिया करते हैं। कौन सी प्रक्रिया? प्रकाश संश्लेषण। सुना है क्या ऐसा कुछ? इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस वर्ड का मतलब क्या है? प्रकाश की वजह से क्या होना, संश्लेषण। प्रकाश गिरने पर किसी पदार्थ का, भोजन का क्या करना, सिंथेसिस, फॉर्मेशन करना, निर्माण करना। तभी तो आप एक लाइन रट के आते हो बचपन में कि प्लांट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये खुद भोजन का निर्माण करते हैं क्या? अरे बोलो। तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या? अरे है ना, अरे बोलो। तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, इसलिए प्लांट क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, ऑटोट्रोफ। ये सुना है क्या कभी? बचपन में पढ़ा हुआ, छठी क्लास की चीजें हैं ये, कि प्लांट के अंदर हरित लवक है, पर्ण हरित है, इसलिए प्रकाश गिरने पर वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, और भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब बताओ प्लांट है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे अंदर हरित लवक नहीं है, ठीक है, और इस वजह से हम क्या नहीं कर पाते? भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। बात समझ में आ गई? अरे है ना। ये सब नो बोलते रहा करता कि जगह रहो तुम लोग, और मुझे मालूम पड़ेगा तुम सुन रहे हो, समझ में आ रहा है। तो प्लांट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। किसी के दिमाग में सर भोजन तो मेरा मैं भी खुद ही बनाती हूँ, घर पे जाके सर अब यार रूम लेके रह रहे तो खुद ही भोजन बनाती हूँ, तो मतलब हम खुद क्या प्लांट बन गए क्या? नहीं ना। अब आप बहुत से बच्चे होंगे जो खुद भोजन बनाते हैं अपना रूम पे रह करके, तो फिर आप प्लांट हो गया। आप तो भोजन बना रहे हो, लेकिन तो आप भी प्लांट होने चाहिए ना, आया ना? नहीं होने चाहिए। आप भोजन बना नहीं रहे। आप इंग्लिश में भोजन बनाने को आप बोलते हो कि आई एम कुकिंग फूड। आप भोजन को केवल क्या करते हो? कुक करते हो। कुक करने का मतलब पकाना। गेहूं चावल सब्जी इसी को पकाई तो रहे हो। गेहूं चावल तो बन चुके ना, किसने बनाए? प्लांट ने। प्लांट ने भोजन बना दिया, लेकिन वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ है, उसको हम लोग पका करके खाते हैं। तो भोजन तो बना दिया प्लांट ने। हम लोग भोजन बना नहीं सकते, हम केवल भोजन को पका सकते हैं। तो आप अगर घर पे रह रहे हो तब भी आप अपना भोजन स्वयं नहीं पका सकते, तब भी आप प्लांट नहीं हो। लेकिन जयपुर में रूम लेकर रहो तो तब भी नहीं हो, तब भी आप भोजन पका नहीं रहे हो, भोजन बना नहीं रहे, पका ही रहे हो, ठीक है ना? तो ऐसा मैं समझना, सर मैं अकेला रहता हूँ जब प्लांट बन जाता हूँ, घर पे रहता हूँ तो एनिमल बन, ऐसा नहीं। आदमी तो वैसा ही रहता है जैसा है। प्लांट है तो प्लांट है, एनिमल है तो एनिमल है। तो अपन एनिमल ही है, क्योंकि हम लोग के अंदर क्या नहीं है? हरित लवक नहीं है। हम लोग क्या नहीं कर सकते? प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हम भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और दूसरों पर डिपेंड करते हैं उनको क्या कहते हैं? परपोषी, हेटेरोट्रॉफ। समझ आ गई अब तो बात? तो हम लोग क्या नहीं कर सकते? प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, भोजन का निर्माण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? टाइम नहीं मिलता, इसलिए बिजी रहते हैं, कोचिंग आ जाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कारण है? भोजन निर्माण क्यों नहीं कर सकते? अब बता क्यों नहीं कर सकते हम भोजन का निर्माण? क्यों नहीं कर सकते? हरित लवक नहीं है, ठीक है? तो हरित लवक नहीं है इसलिए हम भोजन नहीं बना सकते। तो हम लोग किस में आएंगे? परपोषी, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हम किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट पर डिपेंड करते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया? तो हम लोग क्या है? जंतु या पादप या उपरोक्त में से कोई नहीं? जंतु। आप क्या? हम भी जंतु हैं, वी आर एनिमल्स, लेकिन हम लोग सबसे विकसित जंतु हैं। मोस्ट डेवलप्ड एनिमल इज ह्यूमन। पढ़ा होगा आपने कभी, हम लोग स्तनधारियों में आते हैं, मैमल्स में आते हैं, सुना है कैसा? मैमल्स स्तनधारी वो होते हैं जो अपने बच्चों को दुग्ध पान करवाते हैं, फीडिंग कराते हैं, अपने बच्चों के लिए फीडिंग करवाते हैं, ठीक है? तो हम लोग जंतु ही हैं, ठीक है ना? पादप नहीं है, ठीक। अच्छा मुझे एक बात, सब कुछ छोड़ दूंगा, एक बहुत बेसिक सी बात का जवाब दो। हम जंतु क्यों है? देखो मैं बताता हूँ। ये तो साइंटिफिक तरीका हो गया। अब अपन जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, तो जनरल साइंस पढ़े, जनरल तरीके समझाओ सर, डेली यूज के एग्जांपल से जनरल तरीके समझाता हूँ। ये तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का आंसर हो गया। हम जंतु कैसे हैं? देखो बचपन में अपन पढ़ते नहीं थे, पढ़ते थे क्या? नहीं पढ़ते थे ना। मास्टर जी हमें क्या बनाते थे? मुर्गा क्या होता है? जंतु ही तो होता है। ऐसा नहीं मुर्गा जाके मुर्गा बन के खड़ा हो जा, ऐसा नहीं पीपल बन के खड़ा हो जा, मुर्गा बन के खड़ा हो जा, ठीक है? अब हम लोगों ने पढ़ना लिखना कर दिया बंद, रिजल्ट आया, हम फेल हो गए। मास्टर ने बोला तू इधर तू नहीं पढ़ सकता, तू निकल, तेरी बुद्धि बिल्कुल किसकी जैसी है? गधा भी क्या है? देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है? बचपन से जंतु से हो रहा है ना। अब उस गधे को स्कूल से बाहर निकल जाओ, रोड पे खड़ा है, ठीक है? पास में से जा रही है सुंदर कन्या, तो ये क्या कर रहा है? इसको देख रहा है, कैसे देख रहा है? घूर घूर के। तो लड़की क्या कहती? अबे किसकी तरह घूर रहा है? कुत्ता भी तो जंतु ही होता है। हरकतें देखो अपनी, बचपन से लेकर बड़े होने तक सारी हरकतें कैसी है? जंतु जैसे। अब बस इतना कहना था, लोग आया पड़ोस वाले, इसको खूब पीटा, और किसकी तरफ पीटा? ठीक। अब इसको घर पे ले गए, घर पे इसके मम्मी और पापा है। पापा के सामने कहते देखो आपका बच्चा मुर्गा बना रहता है स्कूल में, गधों की जैसी बुद्धि है इसकी, कुत्तों की जैसी हरकतें। पापा क्या कहते हैं? अरे आखिर लड़का किसका है? शेर भी क्या होता है? जंतु ही तो होता है। तो हम लोग जिंदा रहते हैं, मरते हैं, तब तक क्या रहते हैं? जंतु। हमारी कोई भी हरकतें प्लांट वाली नहीं है, हमारी सारी हरकतें किसकी है? जंतु जैसी। अब तो समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया क्यों है, ठीक है? डेली यूज में आप जनरल साइंस पढ़ो, दैनिक व्यवहार में अपन जंतु कैसे हैं, समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। और आप और कॉमन सी बात बताता हूँ, देखो डेली यूज में आप बोलते हो, जैसे कोई रात रात भर जग के पढ़ रहा है लड़का, तो अपन क्या कहते हैं कि तू किसकी तरह जग रहा है? उल्लू की तरह जग रहा है। उल्लू क्या? जंतु ही तो है। कोई लड़की है बिल्कुल सीधी सी है, अपन तो बिल्कुल गाय है, कुछ कहती नहीं किसी को, जो कहे वो ठीक है हाँ कर देती है, सुन लेती है। कोई ऐसे मोटी सी काली सी बिल्कुल भैंस लग रही है, कहते ही है। कोई बिल्कुल चालाक लड़की है तो क्या कहते हैं? लोहड़ी है ये। और ज्यादा गुस्सा आ जाए तो कहते हैं मेरे अंदर की किसको मचेगा? जानवर को मचेगा। ये तो कहते ना मेरे अंदर का जानवर देकर छोड़ेगा नहीं तेरे को, ऐसा नहीं मेरे अंदर की तुलसी को मचेगा, नहीं कहते ना अपने से। कहने का मुद्दा यही है कि हम लोग हर तरह से क्या है जाना। अब आधे लोग जग गए, पहले क्या बीच में सो गए थे थोड़े से, आधे तो अभी उसमें पहुंच गए थे जहां से आया कि चलो वही चल लेते अपन, ठीक है? ऐसा जग कर क्या पढ़ो, मजा आएगा, पढ़ने भी मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। तो आपको जगाता रहूंगा बीच बीच में, लेकिन सुनते रहना, ठीक है? तो हम लोग क्या है? जंतु ही है, पादप
नहीं है, वेरी गुड। अच्छा, जंतु और पादप में से गति कौन करता है? जंतु या पादप? जंतु तो गति करते हैं, हमको पता ही है। पादप गति करते हैं क्या? करते हैं, करते हैं। एक दो बच्चे बता रहे हैं करते हैं। ऐसा थोड़ी कि पादप को आज आपने अपने घर में लगाया, परसों देखा पड़ोसी घर में डोल रहा है, तो बताओ पादप गति करता है कि नहीं करता? करता है। लेकिन प्लांट्स में गति ऐसा नहीं होती। प्लांट्स में गति होती है पत्तियों को हिला के, टहनियों को हिला के। बेस्ट एग्जांपल पढ़ा होगा कभी आपने, सुई मुई, सुना है? सुई मुई प्लांट है एनिमल है? प्लांट है ना, टच करते हैं तो क्या होता है? सिकुड़ जाता है ना, तो पत्तियों में गति हो रही है क्या? हो रही है। तो प्लांट गति ऐसे करते हैं। एनिमल तो कैसे करते हैं? स्थान परिवर्तन करके। अब यहाँ बैठो, थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाओगे, स्थान परिवर्तन हो रहा है। प्लांट में स्थान परिवर्तन नहीं होता जनरली। प्लांट कैसे गति करते हैं? टहनियों पत्तियों को हिला के। सुई मुई की पत्तियां गति करती है। और कॉमन एग्जांपल देखो, आपने कभी देखा होगा सूरजमुखी, होती है गति उसमें? अरे होती है क्या? बिल्कुल होती है। आपने देखा होगा जैसे सूरजमुखी है, ये रहा, ये गमले में उग रहा है सूरजमुखी, ये इसका फ्लावर है, ठीक है, इधर सूरज है, तो जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर उठ के गमला चला जाता है? हाँ नहीं जाता ना, फ्लावर की डायरेक्शन टर्न हो जाती है। सूरज इधर है तो फ्लावर इधर रहेगा, सूरज इधर है तो फ्लावर ऐसे घूम गया, सूरज इधर तो फ्लावर ऐसे घूमता है। होती गति? ये भी क्या गति तो है प्लांट की। तो प्लांट में भी गति होती है और एनिमल में भी गति होती है, क्योंकि सभी सजीव गति करते हैं। ध्यान रखना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी गति करते हैं। एनिमल भी करता है, प्लांट भी। एनिमल में तरीका लगे, प्लांट में तरीका लगे, ठीक है। अच्छा, दोनों में से जनन कौन करता है, एनिमल या प्लांट? दोनों करते हैं। एनिमल तो करता है, बताइए। प्लांट करते हैं? करते हैं, बिल्कुल गति करते हैं। एक प्लांट से दो प्लांट हो जाते हैं, बीज डालने पे 102 उग जाते हैं, ये जनन ही तो है, ठीक है। अच्छा, जनन सजीव करते हैं निर्जीव, या दोनों करते हैं? सजीव भी तो करते हैं, निर्जीव थोड़ी करते हैं, नहीं करते ना। ये टेबल है, ये जनन कर सकती है, क्यों? क्योंकि ये निर्जीवों का गुण नहीं है। कौन कौन से? जनन, श्वसन, गति, ठीक है। जनन, श्वसन, गति, ये सब, उत्सर्जन, ये सब गुण किसके हैं? सजीवों के गुण हैं। और सजीव कौन है, जंतु या पादप? दोनों ही है, इसलिए दोनों करते हैं ये काम, बस तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो श्वसन में हम लोग क्या करते हैं? O2 लेते हैं और CO2 निकालते हैं, ठीक है ना। तो मुझे एक बात का जवाब दो, जंतु श्वसन करते हैं तब लेते क्या है, निकालते क्या है, ये पता है क्या? ये हर जने को पता है मेरे हिसाब से, है ना, चाहे आपने साइंस पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो। हम लोग लेते समय O2 ले रहे हैं और निकालते समय O2 निकालते हैं, ये तो जंतु की बात है। अब मुझे बताओ, पादप क्या श्वसन करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सजीव है और सजीवों का गुण है श्वसन करना, रेस्पिरेशन। तो बस मुझे ये बताओ, श्वसन करते हैं तो वो लेते क्या है और निकालते क्या है? लेते क्या है, निकालते क्या है? क्लियर है क्या? पढ़ा है क्या आप लोगों ने? ये बिल्कुल गलत पढ़ा है। अब ये कंफ्यूजन होंगे धीरे धीरे। देखो, जो आपने पढ़े हैं वो क्या है और जो पूछा गया है वो क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो, इस बात का जवाब आप ऐसे देना, अभी आपने पढ़ा है कि जितने भी सजीव हैं उन सभी को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? श्वसन। श्वसन करेंगे तो वो लेंगे क्या, निकालेंगे क्या? इसलिए तो O2 को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सी वायु? लाइफ गैस कहते हैं। ये पता है क्या? बोलो। तो आप अभी श्वसन कर रहे हो क्या? कौन सी गैस ले रहे हो? O2 ले रहे हो, और क्या निकाल रहे हो? लेकिन मैं भी तो वही कर रहा हूँ, मैं भी तो आपके जैसे जंतु ही हूँ। तो हम लोग सब O2 ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई अगर प्लांट श्वसन कर रहा है तो प्लांट O2 लेता है और CO2 ही निकालता है। आप लोग बोलते हो CO2 लेता है और O2 निकालता है, नहीं। क्यों? मुझे बताओ। अभी तो आपने बोला सभी सजीव को जिंदा रहने के लिए श्वसन करना है, और श्वसन में क्या लेंगे? तो सभी सजीव लेंगे। अब मुझे बताओ, एनिमल सजीव है क्या? लेकिन प्लांट सजीव? तो जब भाई दोनों ही सजीव हैं तो हर सजीव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? तो फिर प्लांट में आप गलत क्यों बोल रहे हो? पहली बात क्लियर। तो प्लांट भी सजीव है तो प्लांट भी क्या लेगा और क्या निकालेगा? CO2। तो जंतु हो चाहे पादप हो, अगर पूछे श्वसन के दौरान क्या लेते हैं तो क्या लेते हैं? O2 लेते हैं, और क्या निकालते हैं? CO2। अब आपके दिमाग में अगर सामने बचपन में ये लाइन पढ़ी थी कि प्लांट CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं, हमने जो ये लाइन पढ़ी थी ये क्या थी? ये था एक घटना। देखो कौन सी घटना, इधर देखो, वो घटना का नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। बताई थी अभी आपको कि प्रकाश संश्लेषण जब होती है तो प्रकाश संश्लेषण में एक तो चाहिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए, वह हरित लवक, या क्या चाहिए? वर्णहरित चाहिए। इनकी तो क्या होनी चाहिए? उपस्थिति। ये तो है कंडीशन। किस चीज की कंडीशन है? प्रकाश संश्लेषण होने के लिए। अब प्रकाश संश्लेषण होता है तो भाग कौन कौन लेते हैं? CO2 लेता है और H2। CO2 का नाम बताया था अभी, कार्बन डाइऑक्साइड। H2 का नाम बताया था, जल। ये दोनों क्रिया करते हैं और इससे बनता है भोजन, C6H12O6। इसको ग्लूकोज भी कहते हो और इसी को हम भोजन भी कहते हैं। और साथ में कौन सी गैस निकालते हैं? O2। तो ये रिएक्शन लिखने का तरीका होता है। तो रिएक्शन में देखो, ली कौन सी गैस जा रही है? CO2। निकाली कौन सी जा रही है? O2। तो प्लांट CO2 ले रहा है और O2 निकालता है। ये कब होता है? जब वो क्या कर रहा हो? फोटोसिंथेसिस कर रहा हो, प्रकाश संश्लेषण कर रहा हो, ठीक है। जब वो श्वसन करता है तब तो वो भी हमारी तरह क्या लेता है? O2, और क्या निकालता है? CO2। ये बात क्लियर। तो जंतु हो चाहे पादप हो, श्वसन के दौरान क्या लेंगे? O2। क्या निकालेंगे? CO2। लेकिन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। क्या निकालते हैं? ये बात समझ में आई? फिर किसी के दिमाग में आता है, सर हमने तो ये भी पढ़ा था दिन में ही लेते हैं, रात को ही लेते हैं। दिन और रात का भी कंफ्यूजन आता है ना, पढ़ा होगा तो आपने। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो बस आप, कि जब दिन में होगा प्रकाश तब प्लांट क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे।
तो दिन में प्रकाश संश्लेषण हो रहा होगा तो वो क्या ले रहे होंगे और क्या निकाल रहे होंगे। इसलिए आप लोग ये रट के आते हो, प्लांट CO2 लेते हैं, O2 निकालते हैं। वो केवल कब होता है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी जब प्रकाश मिलेगा। और प्रकाश कब मिलेगा, दिन में। अब हो गई रात, तो प्रकाश मिलना बंद हो गया। प्रकाश मिलना बंद हो गया तो बेचारे वो भी CO2 लेना बंद कर देंगे, वो भी बेचारा शोषण करेंगे। शोषण करेंगे तो वो भी क्या लेंगे, O2 लेंगे और क्या निकालेंगे, CO2। इसलिए कहते हैं रात्रि के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस पर चुड़ैल पाई जाती है, क्योंकि प्लांट CO2 छोड़ते हैं हमारी तरह। समझ में आया। ये SSC का आया हुआ क्वेश्चन है कि रात्रि के समय पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि में वो भी शोषण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2 छोड़ते हैं। क्लियर, बोलो। इसलिए पुराने टाइम में लोगों ने कहावतें बना दी कि भाई वहां मत जा, वहां ये है, वैसा है वैसा है। क्यों रोके कैसे, साइंस तो ये बहुत पहले से, लेकिन इतनी डेवलप नहीं थी, लोगों को इतने कारण पता नहीं थे, तो लोगों ने इनके ऊपर क्या बना दिए, रीति रिवाज बना दिए, ऐसा मत करो वैसा मत करो। जैसे अपन ने पढ़ा होगा कि अभी जैसे ग्रहण व्रण होता है, तो अपनी यहाँ मान्यता क्या है, घर वाले कहते हैं बाहर घूमो ग्रहण में, क्या बोलते हैं घर वाले, घर में बैठे रहो, ग्रहण के टाइम घर से बाहर नहीं निकलना। सुना है, सुना होगा ना, मना करते हैं उस टाइम। और ग्रहण हो रहा है तो आप उसको डायरेक्ट मत देखो, सूरज को मना करते हैं। क्यों मत देखो डायरेक्ट, छुप छुप के देख सकते हैं, छुप छुप के भी नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, बाहर क्यों नहीं निकलना, क्योंकि उस समय यूवी रेज आप तक बहुत ज्यादा आती है, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें आप तक आती है। सूरज से निकलने वाली हानिकारक किरणें ना आप तक पहुंचती है, और आपको आंखों पे अगर गिरेगी तो वो लेंस को अपारदर्शी कर देगी, और लेंस ओपेक हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, लेंस धुंधला हो जाएगा। इसको कहते हैं मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। और इसका कोई उपाय नहीं है, एक ही तरीका है, ऑपरेशन कराओ। ठीक है, इसलिए मना करते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण हो तो इस समय बाहर मत निकलो। बाहर निकलोगे तो अपनी आदत है देखने की, ऐसे जो हो रहा है उसको देखने की, जैसे देखोगे तो आपकी आंखों में जाएगी, तो उससे आपको क्या होगा, नुकसान होगा। ऐसे वेल्डिंग हो रही होती है, देखा है, तब अपन ज्यादा देर देखते नहीं उसको, देख भी लोगे थोड़ी देर बाद आंखें दर्द करने लग जाएगी। क्यों, बहुत ज्यादा तेज प्रकाश आपकी आंख में जा रहा है, इससे आपकी आंख के लेंस को, कोशिकाओं को नष्ट होने का खतरा बनता है। इसलिए मना करते हैं कि वहां उसको वेल्डिंग हो रही हो, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो उसको डायरेक्ट मत देखो, और चुप चुप के भी मत देखो, कैसे भी मत देखो, क्योंकि वो लाइट आपकी आंख में जाएगी तो आपको नुकसान पहुंचाएगी। कारण समझ में आ गया। अब वहां पे साइंस कैसे समझाई इतनी आपको, तो रिवाज बना दिया लोगों ने, भैया ग्रहण लग रहा है बाहर मत निकल। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक ये होता है, हर चीज के पीछे साइंस है कहीं ना कहीं। ठीक है ना, आपको पता है दुनिया में साइंस के अलावा वैसे भी कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं। सब्जेक्ट तो है तो केवल साइंस है, इसके अलावा तो लैंग्वेज है। अब आप कहोगे नहीं सर हमने तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको,